अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती वीडियोस। और आज भी हम बात करेंगे सेक्शन 7E की, 236C की। यानी जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट लेना है कमिश्नर से, और बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे सिनेरियोज हैं। और अगर आप इस वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट देखेंगे तो टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और टैक्सेशन और सेक्शन 7E की कंप्लीट प्लेलिस्ट है। तो जिस एंगल से भी आपने देखना है आपको पता चल जाएगा। आप इनको लिंक नीचे दिया हुआ है वीडियो के, तो आप अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हैं। हमने सर्कुलर 1 जब आया तो हमने वीडियो बनाई। यानी सर्कुलर 1 ये है कि पेमेंट का मोड क्या है, यानी पेमेंट कैसे करनी है सेक्शन 7E की, और फिर फॉर्म ए कैसे भरना और सर्टिफिकेट कमिश्नर से कैसे लेना है। तो काफ़ी उसमें कन्फ्यूजन्स थी, लेकिन हमने 3 कैटेगरीज बनाई कि किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन को नहीं। तो अब सर्कुलर नंबर 2 आया है आज 15 अगस्त 2023 को, FBR की तरफ से इशू है। यानी टैक्स ईयर 1 जुलाई से शुरू है। तो 21 जुलाई को सर्कुलर 1 आया जो बता रहा था कि पेमेंट कैसे करनी है सेक्शन 7E की और 236C की, वरना तो आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेच सकेंगे। सर्कुलर 2 आया और कुछ जो सवाल हमने उठाए थे और मैंने जवाब भी दे दिए थे उन वीडियोस में, तो उन्होंने भी उसी लाइंस पर बताया। तो हम उसको देखते हैं। सबसे पहले सर्कुलर 1 में पैराग्राफ नंबर 3। अच्छा, याद रखिए कि अगर आप नॉन टेक्निकल पर्सन हैं, टैक्स पेयर हैं, या आप ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देना चाहते, तो ये जो कॉलम है, ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ कॉलम, इसको देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी कि अब आप बेसिकली कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। और अगर आप इन कॉलम्स में हैं तो कोई ना कोई गुड न्यूज़ या बेनिफिट आपके लिए यहाँ पे है। मैं इस वक्त सर्कुलर 1 में हूँ जो 21 जुलाई 2023 को इशू हुआ था, और उसने बेसिकली हमें बताया कि जी सेक्शन 236C है कि जब आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आपसे एडवांस टैक्स डिडक्ट होता है। उसमें सब सेक्शन 2A ऐड किया गया है, और सब सेक्शन 2A जो है वो टैक्स ईयर 2024 से एप्लीकेबल है। अब तो चूंकि टैक्स ईयर प्रीवियस गुजर चुके हैं, लेकिन फिर भी टैक्स ईयर 2024 से एप्लीकेबल है। यानी 1 जुलाई 2023 से आगे जब प्रॉपर्टी की सेल होगी, तो उसने बेसिकली यानी सब सेक्शन 2A ने बैन लगा दिया। अब आप सेल या ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आपने जो टैक्स है सेक्शन 7E के तहत, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो 25 मिलियन से ऊपर है और कुछ और प्रॉपर्टीज़ निकाल के उस प्रॉपर्टी पर आपने 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू, यानी FBR ने जो भी वैल्यू आपके एरिया को दी हुई है, तो आपके पास अगर एक कनाल है या 10 मरले है, तो आप उसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी FBR वैल्यू लेंगे और उसका 1% कैलकुलेट करेंगे। तो 1 करोड़ का मतलब हुआ 1 लाख रुपए टैक्स। तो अगर आपने वो टैक्स पे नहीं किया, और इसके अलावा जो है, एक तो वो टैक्स आपने पे नहीं किया, और जिस वजह से ये जो अगला खाना है इसमें ये जुमला रेड हुआ है, एविडेंस हैज़ टू बी प्रोवाइडेड या सबमिटेड टू कमिश्नर इनलैंड। इस बात पर लोग शोर मचा रहे हैं कि जी एविडेंस हम क्यों दें कि ये हमारी प्रॉपर्टी है वो है। और ऑब्वियसली जब एविडेंस देंगे टैक्स वालों के साथ इंटरेक्शन होगा। अभी मैनुअल है, यानी अगस्त 2023 में इस सर्कुलर में लिखा है कि आगे जाके ये ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन फिर भी कमिश्नर को एक्टिवली जो है ना आपका केस देखना होगा। और सर्कुलर 1 में लिखा है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे अगर आपके डॉक्यूमेंट्स और पेमेंट इन ऑर्डर हो। तो इसमें मैं सर्कुलर 1 पे ही हूँ, लेकिन ज़्यादा शोर इसलिए मचाया जा रहा है कि एविडेंस मांगी जा रही है सेलर से, और उस एविडेंस की कैटेगरीज हैं, 2-3 चीज़ें मांगी जा रही हैं जिस पे ज़्यादा परेशानी है, क्योंकि टैक्स वालों की आदत है कि बिला वजह आपकी जेन्युइन ट्रांजैक्शन पे भी कोई शक करे। ठीक है जी। तो पैराग्राफ 3 तो ये कह रहा है कि ये करना है, और ये 21 जुलाई को सर्कुलर आया था। कानून 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल है। पैराग्राफ 4 कह रहा है कि सर्कुलर 1 में हम जो है तरीका बता रहे हैं कि ये पेमेंट सेक्शन 7E की आपने कैसे पहुंचानी है। ठीक है। और एविडेंस जो है, जो एविडेंस मांगा जा रहा है, वो आपने कैसे कमिश्नर को पहुंचाना है। याद रखिए कि उसमें कैटेगरीज बन गई थी जो अभी भी है, क्योंकि जो बात सर्कुलर 2 में चेंज हुई है वो तो चेंज हुई है। जो सर्कुलर 1 में सर्कुलर 2 में जिस चीज़ को चेंज नहीं किया गया वो अपनी जगह है। तो ये अपनी जगह है कि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे हैं, या तो उन्होंने
पे कर दी होगी अपनी लाइबिलिटी सेक्शन 7E की, अगर नहीं की तो पे कर दें। अगर उन्होंने पे कर दी है या उनको उनकी जो एरिया है, जैसे पंजाब है तो लाहौर हाई कोर्ट, अगर सिंध है तो सिंध हाई कोर्ट, उन्होंने स्टे दे दिया है या उन्होंने इस सेक्शन को अल्ट्रा वायरस कह दिया है कि ये सेक्शन इनकम टैक्स लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, तो उस केस में बेसिकली जब वो सेल करेंगे अपनी प्रॉपर्टी, यानी कि वही 25 मिलियन से ज़्यादा और वो सारी एक्सक्लूजन्स करेंगे कि एक कैपिटल एसेट, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, बिजनेस, वो सब निकालने के बाद जो प्रॉपर्टी बचेगी और उसको जब वो बेच रहे होंगे तो वो फॉर्म ए भरेंगे और इनलैंड रेवेन्यू को फॉर्म ए देंगे। फिर सेक्शन 7E अगर टैक्स रिटर्न के साथ फाइल की है तो टैक्स रिटर्न और टैक्स पेमेंट का CPR का चलान होगा। अगर टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद की है तो तब भी CPR, टैक्स रिटर्न और फॉर्म ए होगा। ये सर्कुलर 1 ने कह के कई सवाल जो है ना उनको जन्म दे दिया। उन सवालों के कुछ के जवाब जो है वो सर्कुलर 2 में आए हैं और मैं यहाँ आपके पास इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रखूँगा। इसमें 1-2 पॉइंट्स छोड़ दिए हैं लेकिन मेन पॉइंट्स जो है ना वो मैं आपको बताऊँगा। तो सर्कुलर 2 जो है, बेटी आ गई और ऐनक उतार के मेरी ले गई है, चलें जी आप पहन लो जी, ठीक है। सर्कुलर 2 जो है उसके पैराग्राफ नंबर 2 में मैंने आपको कहा ना कि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये आखिरी 3 नॉन टेक्निकल लोगों के लिए, लेकिन आप अगर मेरी तरह इंटरेस्टेड है तो ये फिर सर्कुलर कौन सा, उसका पैराग्राफ कौन सा, क्या बात हो रही है, क्योंकि बैक एंड फोर्थ हम करेंगे। तो सर्कुलर 2 जो अभी आया 15 अगस्त 2023 को, उसका पैराग्राफ 2 कहता है कि एक तो ये क्लैरिफिकेशन हम दे दें कि सर्कुलर 1 जो है वो अप्लाई नहीं होता रेजिडेंट टैक्स पेयर्स ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, यानी कि जो लोग लाहौर हाई कोर्ट में के अंडर आते हैं, तो तकरीबन सारा पंजाब, रावलपिंडी से लेके एंड साउथ पंजाब तक, ये उन सब रेजिडेंट टैक्स पेयर्स ने ना तो फॉर्म ए भरना है, ना उन्होंने कमिश्नर से कोई सर्टिफिकेट लेना है, ना ही उन्होंने जो है पेमेंट करनी है किसी किस्म की सेक्शन 7E की, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट का जो रिट पिटिशन 52559 ऑफ 2022 डेटेड 6 अप्रैल 2023, यानी अभी जो फैसला आया, जिसमें बहुत सारी वीडियोस हैं और नीचे जो प्लेलिस्ट दी हुई है 7E की, आपको डिटेल्ड हमारी कमेंट्री और इंफॉर्मेशन भी इन वीडियोस में मिल जाएगी। तो उन लोगों ने ना तो कोई फॉर्म भरना है, ना कोई सर्टिफिकेट भरना है, और ये अप्लाई होता है उनके सारे कैपिटल एसेट्स पे थ्रू आउट पाकिस्तान, चाहे उनके पास प्रॉपर्टी पंजाब में है, और ये बात आप और लोगों से भी सुन रहे होंगे और मैंने भी इसको गौर से रीड करके, स्टडी करके, क्योंकि डेफिनेटली आप इसके बाद प्रोफेशनल हेल्प तो लेंगे या टैक्स दोस्ती टीम को कॉल तो करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली आप एक फ़र्स्ट इंप्रेशन बना रहे हैं तो बना लें, लेकिन ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद आपको एक प्रोफेशनल से बात करनी चाहिए, तब ट्रांजैक्शन करनी चाहिए, ठीक है, वरना तो टैक्स लाइबिलिटी के आप पर टैक्स लाइबिलिटीज़ हो जाएंगी और फिर आप कहेंगे जी हमने आपको कहा था, लेकिन हमने तो आपको डिस्क्लेमर दिया कि पहले सिर्फ आइडिया बना के, ताकि आपको पता हो कि कंसल्टेंट को क्या कहना है या कंसल्टेंट को पता हो कि टैक्स पेयर से क्या पूछना है। तो ये जो है बेसिकली वो सर्कुलर में क्लैरिफाई करें, और लॉ का स्ट्रक्चर ऐसा बना है कि उन्होंने FBR को, कानून FBR को पावर दे रही है कि वो सर्कुलर के थ्रू क्लैरिटी दे। तो ये जो पहली क्लैरिटी कह लें उन्होंने दी है कि जो लाहौर में रिट पिटिशन हुई सेक्शन 7E को अल्ट्रा वायरस कह दिया गया, तो जो रेजिडेंट टैक्स पेयर्स हैं जो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आते हैं, वो अब अपनी प्रॉपर्टी सेल कर सकते हैं, उनको फॉर्म ए भी नहीं भरना, उनको पेमेंट भी नहीं करनी सेक्शन 7E की, तो पेमेंट चलान, मतलब ये 3 डॉक्यूमेंट्स है ना, आपने याद रखना है। यहाँ जो भी बात करूँगा तो बेसिकली उसका मकसद होगा कि ये फॉर्म ए, टैक्स चलान 7E का और सर्टिफिकेट फ्रॉम कमिश्नर, इन लोगों ने नहीं देना, जिन जिन का भी जिक्र करूंगा, लेकिन ये हो सकता है कि उनसे कोई ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट मांगा जाए। तो इसीलिए थ्रू आउट पाकिस्तान इस पहले सिनेरियो में पैराग्राफ 2 का पॉइंट 1 है कि वो जो रेजिडेंट, आप रेजिडेंट कौन है जिसके रीजनल टैक्स ऑफिस पंजाब में, मैं पंजाब ब्रॉडली कह रहा हूँ, तकरीबन पंजाब सारा उसमें कवर हो जाएगा। तो इस पे भी खैर लिटिगेशंस हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन लेट्स सी, कम से कम इतनी है कि लाहौर, मुल्तान और इन सारे सिटीज़ में, या फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर
और जो है बलूचिस्तान की क्वेटा की या सिंध की कराची की कोई कन्फ्यूजन नहीं रही कि चूँकि वहाँ के सिंध हाई कोर्ट, और हमने भी वीडियो भी बनाई थी जहाँ एक पूरा टेबल बनाया था, सिंध हाई कोर्ट में तो फेवर में गए गवर्नमेंट के, लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, आगे चलते हैं, टाइम काफ़ी कोशिश करते हैं शॉर्टली आपको ये सब एक्सप्लेन कर दें। तो ये गुड न्यूज़ है इन फेवर ऑफ रेजिडेंट टैक्स पेयर्स ऑफ पंजाब। तो अगर आप रेजिडेंट हैं और आपकी प्रॉपर्टी जिस शहर में भी है आप बेच रहे हैं तो आप पर ये अप्लाई नहीं होगा एज पर सर्कुलर 2 ऑफ इनकम टैक्स जो उन्होंने अभी इशू किया। फिर पैराग्राफ नंबर मैंने यहाँ 2 बताया, पैराग्राफ नंबर 2। फिर पैराग्राफ नंबर 3 जो है उसके अंदर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने कहा है कि सर्कुलर 2 ने टैक्स लाइबिलिटी का दायरा कार बढ़ा दिया, क्योंकि सर्कुलर 1 में लिखा था कि टैक्स ईयर 2022 के हिसाब से, तो जो लोग टैक्स ईयर 2023 में जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी थी वो उससे बच रहे थे, या टैक्स ईयर 2023 की जो सेक्शन 7E का जो टैक्स था वो बच रहे थे। तो अब सर्कुलर नंबर 2 ने कहा है कि जहाँ जहाँ भी टैक्स ईयर 2022 का जिक्र है तो वहाँ 2022 एंड ऑनवर्ड्स का जिक्र होगा। इसका मतलब है कि अब जब आपने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, क्योंकि जाहिर बात आप आज या कल में बेचेंगे, यानी 15 अगस्त 2023 या उसके बाद बेचेंगे, तो आपने टैक्स ईयर 2023 की 22 की भी रिटर्न फाइल करनी है और 23 की भी फाइल करनी है। इसी तरह तो कमिश्नर को पता चलेगा कि वो जो है इस शख्स की टैक्स लाइबिलिटी 7E की 2022 की भी ख़त्म हो गई, 2023 की भी हो गई, तो आपने 2 सालों की रिटर्न आप फाइल करनी है। उसके अलावा फॉर्म ए, ये जिन पे अप्लाई हो रहा है तो आपने, और वैसे भी सिंपल रूल समझे, पहले अपने आप को समझे कि आप पे अप्लाई होता है, फिर प्रोफेशनल से पूछे कि यार मैं जो हूँ ना कि इनमें से किसी एक एक्सेप्शन या एक्सक्लूजन में शामिल हो रहा हूँ, तो डेफिनेटली हर कंसल्टेंट ने वर्किंग की है इस पर, और डेफिनेटली वो जो आपसे चार्ज कर रहे हैं पैसे वो भी इसीलिए चार्ज कर रहे हैं कि वो ये टाइम लगा के इसको डिटेल में सर्कुलर्स, लॉ और फिर प्रीवियसली लॉ कोर्ट्स क्या कहते रहे, इस तरह की बातें, ठीक है जी। क्योंकि अभी कई सवाल है, जैसे जिन्होंने एमनेस्टी में डिक्लेयर किया था उनकी प्रॉपर्टी का क्या सिलसिला है वगैरह वगैरह, बहुत सारे सवाल है, लेकिन कम से कम आपको एक का जवाब मिल गया कि जो रेजिडेंट हैं, टैक्स रेजिडेंट हैं पंजाब के, वो प्रॉपर्टीज़ नहीं बेचेंगे। वो जब प्रॉपर्टीज़ बेचेंगे तो उनको ये तीनों डॉक्यूमेंट्स नहीं देने, और उनको कोई अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट तो नहीं देना, लेकिन जाहिर बात है आपका जो अब चूँकि कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं या मैनुअल कर रहे हैं तो उसके पास, कमिश्नर के पास होगी आपकी रेजिडेंस के भाई आप क्यों रेजिडेंट। तो अब वो लोग जो गलती से पंजाब में रेजिडेंट बन गए थे उनका फ़ायदा हो गया, और जो नहीं बने तो क्या कह सकते हैं। तो सेकंड पैराग्राफ 3 ये कहता है कि अब आपने बेसिकली 2022 और ऑनवर्ड्स, तो ये सर्कुलर पे कह रहा है कि आगे जहाँ भी जाए, तो अब अगर 2024 में आप फाइल करेंगे तो आपको ऑब्वियसली 2022, 23, 24 सबकी रिटर्न्स फाइल करनी होगी। तो ये बेसिकली एक चीज़ आ गई है इन फेवर ऑफ FBR। इसको चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन चलें लेट्स सी। सर्कुलर 2 में जो है फिर पैराग्राफ 4 में सारे वो सिनेरियोज हैं जिनको निकाल दिया गया है कि जी ये लोग फॉर्म ए वगैरह फाइल नहीं करेंगे। तो सर्कुलर 2 कहता है कि सर्कुलर 1 ओनली अप्लाइज टू रेजिडेंट टैक्स पेयर, और रेजिडेंट के अंदर भी जो है फिर वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट वालों को कह रहा है, और नॉन एक्टिव का मैंने आपको ऊपर नहीं बताया था तो मैं ऊपर बता देता हूँ कि इवन सर्कुलर 1 को भी अगर आप गौर से पढ़ें तो इसका मतलब है कि नॉन एक्टिव टैक्स पेयर, रेजिडेंट टैक्स पेयर जब अपनी एक प्रॉपर्टी, सपोज करें आपके पास सिर्फ एक प्लॉट था और वो भी सिर्फ 80 लाख का, जब वो आप बेचेंगे तो नॉन रेजिडेंट को सेक्शन 7E के तहत, क्योंकि सेक्शन 7E एक्सक्लूजन्स और बेनिफिट सिर्फ फाइलर को दे रहा है टैक्स ईयर 2024 से, तो ये जो टैक्स ईयर इस वक्त चल रहा है, तो अगर आप नॉन फाइलर हैं आज के दिन तो बेहतर है आप फाइलर बन जाएं और फिर आए तो शायद आपको बचत हो जाए। वरना अगर आप एक प्रॉपर्टी, सिर्फ आपकी एक प्रॉपर्टी है, आप कहेंगे जी वो तो 25 मिलियन से ऊपर नहीं है, वो तो सिर्फ 7 मिलियन की है, तो 7 मिलियन यानी 70 लाख की भी प्रॉपर्टी अगर आप बेच रहे हैं तो आपको सेक्शन 7E का टैक्स यानी उस 1% उस पर वो पे करना पड़ेगा, यानी कि 70,000 रुपीज़ बन के टैक्स, फॉर्म ए भरना पड़ेगा, कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। तो नॉन ATL पर्सनस
वो तो अपने आप को एक्सक्लूडेड ही समझे इन सारे बेनिफिट से जो मैं आपको बता रहा हूँ, अनलेस के वो नॉन रेजिडेंट हों। ठीक है जी, और उस पर भी काफ़ी सारी कन्फ्यूजन। तो यहाँ मैं आपको बता रहा था कि पैराग्राफ 4 ऑफ सर्कुलर 2 कहता है कि सिर्फ रेजिडेंट टैक्स पेयर पे सर्कुलर 1 अप्लाई होगा। इसका मतलब है कि नॉन रेजिडेंट पर्सन पे सर्कुलर 1 अप्लाई नहीं होगी। ना ही उसने फॉर्म ए भरना है, ना ही उसने टैक्स देना है सेक्शन 7E के तहत, ना ही उसने कमिश्नर से सर्टिफिकेट लेना है। तो उसका अल्टरनेटिव यहाँ सर्कुलर में लिख दिया गया। लेकिन पहले समझ लें कि रेजिडेंट टैक्स पेयर या तो पे कर चुका होगा या पे करेगा, या उसने जो है कोर्ट की वजह से उसको फ़ायदा हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट ने सब कुछ करना है, फॉर्म ए भी भरना है, सर्टिफिकेट भी लेना है 7E के, चाहे उसके पास सिंगल प्रॉपर्टी हो जो 25, यानी कि वो जो 1 कैपिटल एसेट का बेनिफिट है कि उसकी वैल्यू जो भी हो वो माइनस होनी है, वो नॉन ATL पर्सन को नहीं है। अच्छा, अब नॉन रेजिडेंट जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तो वो फॉर्म बी भरेंगे, और ये मैंने प्रीवियस वीडियो में ये आइडियाज़ दिए थे, तो शायद टैक्स वाले वीडियोस देखते हैं टैक्स दोस्ती की और आइडियाज़ लेते हैं। लेकिन बेहतर है क्योंकि फॉर्म बी के साथ आपका पासपोर्ट लगेगा और नंबर ऑफ डेज पाकिस्तान में। याद रखिए हम काफ़ी ज़्यादा कैंपेन कर रहे हैं क्योंकि नॉन रेजिडेंट के रूल्स चेंज हुए हैं। बहुत सारे नॉन रेजिडेंट्स को पता नहीं होगा, बाद में गिला टैक्स दोस्ती से नहीं करेंगे कि आप ऑटोमेटिकली टैक्स ईयर 23 और 24 के लिए रेजिडेंट बनते जा रहे हैं अगर आप हमारी वीडियोस नहीं देख रहे जो हम बता रहे हैं सिंपल करके लॉज को। तो उनको यानी नॉन रेजिडेंट जब प्रॉपर्टी बेचेंगे उनको फॉर्म ए नहीं भरना, 7E नहीं करना, कमिश्नर से इजाज़त नहीं लेनी, उन्होंने सिर्फ फॉर्म बी भरना है जिसमें पासपोर्ट और नंबर ऑफ डेज वगैरह वो भरेंगे, और जो प्रॉपर्टी अथॉरिटी यानी DHA, बहरिया एक्सेट्रा वो वेरीफाई करेगी। तो खैर ऑब्वियसली आप फिर आउटराइट अगर गलत बोलेंगे तो फिर ये प्रॉपर्टी अथॉरिटी पे भी प्रॉब्लम आएगा। वो तो आपने प्रूफ देना है, ऑल्टरनेटिव प्रूफ, और ये बात जो है सर्कुलर में फेवर में जा रही है नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स की, क्योंकि उनको इस हैसल में तो नहीं डाला, लेकिन कम से कम प्रॉपर्टी अथॉरिटी को आपने ये बताना है कि मैं नॉन रेजिडेंट। ज़्यादातर नॉन रेजिडेंट खैर चाहते हैं कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो। पैराग्राफ 4 सर्कुलर 2 के अंदर फिर एक और पॉइंट है कि सर्कुलर 1 विल नॉट अप्लाई टू फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट, यानी जब फर्स्ट टाइम प्लॉट या घर या कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी या कैपिटल एसेट आर्मी, फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल एम्प्लॉयज़ को, सॉरी प्रॉपर्टीज़ मैंने यहाँ लिख दिया, एम्प्लॉयज़ को ये प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। तो जब उनको अलॉटमेंट होगी और वो सेल करेंगे तो उनको ना तो फॉर्म ए भरना है, ना ही उनको सर्टिफिकेट लेना है कमिश्नर से, ना ही उन्हें सेक्शन 7E के तहत टैक्स देना है। लेकिन उन्होंने यानी कि प्रॉपर्टी अथॉरिटीज़ ने एविडेंस कलेक्ट करना है, यानी डेफिनेटली उनसे उनके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, वो जो अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगने हैं, अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट का सर्टिफिकेट है वो मांगना है। तो AG ऑफिस हो गया और आर्मी अकाउंट्स वाले हो गए, उनके लिए एडिशनल काम, और ये फेवर कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को। मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सब इसमें कवर हो रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस हैं, शहीद हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, पैराग्राफ 4 कह रहा है सर्कुलर 2 में, हम उस पैराग्राफ पे मेन फोकस है और उसके अंदर पॉइंट्स दिए 1 2 3 4 कि सर्कुलर 1 विल नॉट अप्लाई। इसका मतलब है कि वो जो वही बात के फॉर्म ए वगैरह फिल करना और कमिश्नर से इजाज़त लेना, लेकिन याद रखिए कि वो अल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट मांगेंगे। सर्कुलर 1 विल नॉट अप्लाई टू सेम टैक्स ईयर सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि अगर आप टैक्स ईयर 2023 में प्रॉपर्टी खरीदी आपने और 2023 में बेच दी, अब ये सिनेरियो अब प्रीवियसली अप्लाई नहीं होगा, ये अब टैक्स ईयर 2024 की बात। आजकल जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, जब आप वो सेल करेंगे 30 जून 2024 से पहले, या फिर आप नेक्स्ट ईयर लेते हैं 1 जुलाई 2024 और 30 जून 2025 से पहले बेच देते हैं, और आपसे टैक्स डिडक्ट होता है 236K के टाइम एट द टाइम ऑफ परचेज, तो वो लोग जो हैं सिंपली वो चलान CPR टैक्स चलान 236K का दिखाएंगे प्रॉपर्टी अथॉरिटीज़ को, DHA अथॉरिटी को, बहरिया अथॉरिटी को। ना ही उनको फॉर्म ए फिल करना है, ना ही उन्होंने सर्टिफिकेट लेना है, और ना ही उन्होंने सेक्शन 7E का
टैक्स देना है। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए बेसिकली, क्योंकि वो तो फॉरेन मतलब वो उनका बस ना चले तो वो उसी दिन बेच दें, तो कहने का मतलब है कि उनका बड़ा हाई टर्नओवर होता है और वो अपने नाम से अगर करेंगे तो ऑब्वियसली इस सेक्शंस की और ये जो अभी कॉम्प्लिकेशन बन गई थी इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन थी। अब ये इन्वेस्टर टैक्स प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को क्लियर हो जाना चाहिए कि चूंकि वो फॉरेन बेच रहे हैं तो 236 डिडक्ट हो रहा है, तो अब उन्होंने कमिश्नर से इजाज़त नहीं लेनी। ऑब्वियसली ये सारा डेटा जो है इस सर्कुलर के शुरू में लिखा था कि FBR वाले कलेक्ट करेंगे, लेकिन जो कलेक्ट करेंगे उसको कौन देखेगा और कौन नहीं देखेगा। अच्छा जी, पैराग्राफ 4 और इसको जल्दी कंप्लीट करते हैं। सर्कुलर 2 में नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सेल्फ ओन्ड एंड सेल्फ वर्कड एग्रीकल्चर लैंड होगी अदर देन फार्म हाउस वगैरह, उसके लिए भी जब आप बेचेंगे तो ना तो फॉर्म ए चाहिए, ना सर्टिफिकेट कमिश्नर चाहिए, ना ही सेक्शन 7E के तहत टैक्स पे करना है। इसका अल्टरनेटिव भी उन्होंने कोई बताया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जब वो अथॉरिटीज़ जो एग्रीकल्चर लैंड को डील करती है प्रोविंशियल अथॉरिटी, वो अपनी सेटिस्फेक्शन करेंगे कि ये एग्रीकल्चर ये कंडीशंस पूरी हो रही है और ये एग्रीकल्चर। तो देखें ना, प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को और एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी ओनर्स को, यानी दो बड़े बड़े जो आपके ग्रुप्स हैं जिसमें जिनके पास पैसा और जो पैसा सर्कुलेट करते हैं, उनको जो है ना रिलैक्स कर दिया है, कोई नहीं कमिश्नर से आपने कोई लेना देना। इसी तरह थर्ड ग्रुप ऑफ पीपल, लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्टर और भी कैटेगरी के प्राइवेट सेक्टर में भी पब्लिक सेक्टर में भी, वो ना तो फॉर्म ए भरेंगे, ना वो सर्टिफिकेट कमिश्नर से लेंगे, ना वो सेक्शन 7E का टैक्स देंगे। लेकिन हाँ, DNFB यानी डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस एंड प्रोफेशनल पर्सन का जो सर्टिफिकेट है वो लेना होगा और अच्छा है, इससे डॉक्यूमेंटेशन होगी और देन अगेन ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा देगा। तो अगर आप ये सारी मेहनत जो हमने दोनों सर्कुलर्स को कंपेयर करके बहुत इजी करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसमें से कम 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चंस का जवाब मिल गया जो काफ़ी ब्रॉड है। और सर्कुलर्स आएंगे तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसी एक्सेल शीट के नीचे ऐड कर लेंगे। आप टैक्स दोस्ती यूट्यूब चैनल पे देख रहे होते हैं ज़्यादातर वीडियोस, टैक्स दोस्ती फेसबुक पेज को, अगर आप फेसबुक पे ज़्यादा कंफर्टेबल है तो टैक्स दोस्ती के पेज पे जा सकते हैं, @टैक्स दोस्ती। ट्विटर पे भी लिंक शेयर होते हैं, फेसबुक पे अक्सर ये वीडियोस पूरी अपलोड कर देते हैं। मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आप देख रहे थे टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से लेटेस्ट डेवलपमेंट, जो आपके आई होप के इस वीडियो को जहाँ भी आपको लगे कि आपने गौर से देखना है, आप पॉज करके जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के नीचे अगर आपके मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, और एक आधा पॉइंट भी है जो हमने छोड़ दिया ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन ऑब्वियसली मेन यही थीम थी सर्कुलर 2 की। तो आप नीचे जो है कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और कोशिश हम करते हैं कि वीडियो को शॉर्ट रखें। लेकिन अगर इस वीडियो में मैंने जैसे देखा है, मैं कहूँगा कि जो लीडिंग लोग हैं जो टैक्स वीडियोस बना रहे हैं टैक्स लॉ के बारे में, वो काफ़ी तेज़ बोलते हैं और विदाउट क्लैरिटी बोलते हैं, और फिर नीचे लोगों ने कमेंट्स में उनको उनकी गलतियां बताई होती हैं कि जी आप ये गलत बोल गए। अब देखें ना, छोटी छोटी बात है कि अब यहाँ पर अगर आप देख लें कि सर्कुलर 1 से ये बात अगर गौर से नहीं पढ़ेंगे तो नॉन ATL पर्सन से वो टैक्स तो मांग रहे हैं, फॉर्म ए भी फिल करवा रहे हैं, इनलैंड रेवेन्यू। तो बेसिकली आप जो है वो बेनिफिट जो ATL को अब यहाँ पर मिले हैं वो जाए, यानी रेजिडेंट टैक्स पेयर नॉन ATL जो है उनको कोई बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, सर्कुलर 1 के मुताबिक भी, 2 के मुताबिक भी। और ओवरऑल अगर आप टैक्स लॉ को पढ़ें जिस तरह से आप टैक्सेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है तो सारे, और फिर ऑब्वियसली कोर्ट में केसेस होते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पे पेनल्टीज़ लग जाती हैं और आप ATL पर आ नहीं रहे, क्योंकि आप कह रहे हैं नहीं कोई बात नहीं यार, ये पकड़ो टैक्स, यानी नॉन ATL लोग कह रहे हैं ये पकड़ो टैक्स, और हमने आपको समझे कि डोनेशन दे दी। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ये जो फॉर्म ए भरना होगा, ये जो पैसा फिर आपके पास आएगा, इसको जब आप यूज़ करेंगे नॉन ATL वाले, तो फिर आपको नोटिस आ जाएगा कि जी आपने तो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी बेची थी, वो कैश जो है आपने कहाँ यूटिलाइज़ किया, कम से कम बता दें, अगर मुल्क से बाहर भी ट्रांसमिट किया तो पीस ऑफ माइंड जो है। और FBR वालों के साथ टैक्स दोस्ती फिर नहीं हो सकेगी, फिर वो चलेंगे और फिर बहुत सारे हमारे
अनएथिकल, सॉरी टू से मैं ये आज कहना चाहिए, अनएथिकल टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर अकाउंटेंट्स भी हैं और एडवोकेट्स भी हैं, और मैं कहूँगा लीडिंग वो लोग हैं जिनके पास इतने केसेस हैं कि टाइम नहीं उनके पास, तो वो फिर ऐसे टैक्टिक्स करते हैं कि केस तो वो जीत जाते हैं, लेकिन क्या है, टैक्स लॉ को जेन्युइन टैक्स पेयर के लिए बिगाड़ देते हैं। और कमिश्नर्स को रिश्वत लेने की आदत किससे हुई, तो सारी स्टोरी आपको पता है। और इससे पहले की वीडियो बहुत लंबी हो जाए, आपसे इजाज़त लूँगा। अगर ज़िंदगी रही, किसी ने मार ना दिया, तो नेक्स्ट टाइम मुलाकात होती है। थैंक यू।